गंजापति। भागो भागो, हिममानव आ गया है, भागो यहाँ से। फोफी और सारे गांव वाले ये चिल्लाते हुए अपने अपने घर की ओर भागने लगते हैं। गरीब बिरजू भी घबराया हुआ जल्दी से घर पहुंचकर अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है और अपनी पत्नी आशा और बेटे नारायण को घर से बाहर ना निकलने को कहता है। क्या हुआ जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? और बाहर इतना शोर किस बात का है? क्या बताऊं भाग्यवान, ना जाने कहां से हमारे गांव में एक राक्षस घुस गया है, जिसे कुछ लोग हिममानव भी कह रहे हैं। ये हिममानव भला किस बला का नाम है? पता नहीं, मेरे दोस्त फोफी और कुछ गांव वालों ने उसे अभी अभी गुफा के पास देखा है। फोफी कह रहा था उसका शरीर इंसान का और चेहरा भेड़िए का था और उसने बर्फ की तरह सफेद मोटा कपड़ा पहना था, इसलिए सब उसे हिममानव कह रहे हैं। अगले दिन सारे गांव में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। पंचायत में ये फैसला होता है कि अब से रात में कुछ व्यक्ति लाठी लेकर हिममानव से रक्षा के लिए गांव की चौकीदारी करेंगे। सभी गांव वाले इसके लिए आनाकानी करने लगते हैं। अब से तू ही रात में लाठी लेकर इस गांव की रखवाली करेगा, क्योंकि गांव का सबसे ताकतवर इंसान तू ही है, समझ गया ना? नहीं नहीं सरपंच जी, मैं नहीं रात भर जाग कर किसी की रक्षा वक्षा करने वाला। वो दुष्ट हिममानव मुझे खा गया तो? घर में मेरे दो बीवी बच्चे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो? देखा गांव वालों, ये सुरतिया खाली बनता दबंग है, लेकिन हिममानव का नाम सुनकर कैसे चूहिया की तरह डर रहा है। ए फोफी, अब तू इसके लिए मना मत करना। तभी फोफी डरते हुए बोला, मुझे बख्श दीजिए सरपंच साहब, जब से मैंने कल उस हिममानव को देखा है तब से तो मैं अकेला बाथरूम तक नहीं जाता। अगर खुदा ना खास्ता वो मुझे फिर दिख गया तो मुझे श्मशान घाट जाने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। इस कार्य को कोई भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसमें जान जाने का जोखिम था, लेकिन बेरोजगार बिरजू इसके लिए तैयार हो जाता है। मैं इसके लिए तैयार हूँ सरपंच जी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि इसके लिए मुझे एक निश्चित तनख्वाह दिया जाए। सरपंच सबसे राय मशवरा कर बोलता है। ठीक है, जो भी हिममानव से रक्षा के लिए गांव की रखवाली करेगा उसे पंचायत 10,000 रुपए की तनख्वाह देगी। 10,000 सुनते ही सुरती और फोफी के कान खड़े हो जाते हैं। वो सरपंच से बोलते हैं, मैं क्या कह रहा था सरपंच साहब, अगर उस ससुरा हिममानव हमें मारने का मन बना ही लिया होगा तो वो तो हमें घर में घुसकर भी मार सकता है ना। ई लिए हम भी अब घर में ना बैठकर बिरजू भैया के साथ ही गांव की रखवाली करेंगे। जब ये चूहा फोफिया हिममानव से नहीं डरता तो हम काहे डर रहे हैं? हम तो शेर हैं, शेर। ए बिरजू, तू लाठी में तेल लगा कर रखना, आज हम उस हिममानव की ऐसी सुताई करूंगा कि उसका सारा हिम पिघल कर पानी बन जाएगा। मानव ही बचेगा, मानव। रात के घने अंधेरे में वो तीनों लाठी लेकर सारे गांव में घूमने लगते हैं। जागते रहो, जागते रहो, अगर सो गए तो हिममानव हमें हमेशा के लिए सुला देगा। तभी उन्हें एक विशालकाय हिममानव पेड़ के फल नोचकर खाता हुआ दिखता है। उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल थीं और चेहरा भेड़िए की तरह दिखता था। उसके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। आहा, कितने स्वादिष्ट फल है। अब जाकर मेरे शरीर में कुछ ऊर्जा आई। अब मैं अपने माता पिता के पास सिग्नल भेज सकता हूँ। हिममानव अपनी आंखें बंद कर जोर से चीखता है, जिससे उसके सर पर लगे बड़े बड़े सींगों में से एक भयंकर रोशनी निकलती है और सारे आसमान में जाकर फैल जाती है। ये खौफनाक दृश्य देख फोफी और सुरती वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। जागते रहो और भागते भी रहो। बिरजू वहीं पर खड़ा रहता है और धीरे धीरे पीछे से जाकर एक लाठी से हिममानव के सर पर जोर से प्रहार करता है, जिससे हिममानव वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है और उसके सर से इंसानों की तरह ही लाल खून निकलता है। बिरजू उसे मरा हुआ समझकर गांव की एक गुफा में रखकर रस्सी से बांध देता है। अब आया ना हिममानव बिरजू के पाँव के नीचे। ससुरा बड़ा आतंक मचाया था। अब सारे गांव वाले और हम चैन की नींद सोएंगे। अगले दिन से गांव में हिममानव का आतंक और भी बढ़ जाता है। वो सबको घायल कर उसका सोने की चैन वगैरह सब छीन लेता है। तुझे मैं काट डालूंगा। तुम्हें भी जो चाहिए ले लो। हिममानव, पर मुझे छोड़ दो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तियो लोक उजागर। हिममानव जोर जोर से हंसते हुए
पोफी के गले से उसकी सोने की चेन नोच लेता है। इस हिम मानव की खबर जल्द ही अखबार और न्यूज चैनल के माध्यम से सारे देश में फैल जाती है और हर ओर इसी की चर्चा होती है। लोग भरतपुर गांव में आने से भी डरते हैं। दूसरी ओर बिरजू और उसका परिवार बहुत खुश था, क्योंकि बेरोजगार बिरजू को अब काम मिल गया था। वो अपनी पत्नी आशा के लिए महंगे महंगे गहने लाता। उसने अब अपने बेटे नारायण का भी एडमिशन गांव के सबसे महंगे स्कूल में करा दिया था। एक दिन, क्या बात है जी, आजकल आप बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं। सच सच बताइए, कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी? हाँ, लॉटरी तो नहीं लगी, बस इतना समझ लो कि एक रात थी, उस रात में कई राज थे और उस राज को राज ही रहने दो। नारायण एक बार अपने दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेलते हुए गांव के गुफा में जाकर छिप जाता है। तभी उसे वहां किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ मुझे, पानी दो, पानी। नारायण उस आवाज का पीछा करते हुए एक विशालकाय प्राणी को दर्द और भूख से तड़पता हुआ देखता है, जो कि असली हिम मानव था। नारायण पहले तो डर जाता है, फिर उस हिम मानव का अच्छा व्यवहार देखकर उसे अपना दोस्त बना लेता है और उसे कैद से आजाद कर देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, अगर तुम ना होते तो मैं आज मर ही जाता। उस दुष्ट को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हिम मानव नारायण को अपनी कहानी बताता है कि कैसे वो अपने घर वालों से बिछड़ गया है। नारायण उसे वापस उसके घर भेजने का वचन देता है। तभी उन्हें बाहर भयंकर गोलीबारी की आवाज सुनाई देती है। लुटेरे के एक समूह ने भरतपुर गांव में आतंक मचाया हुआ था। सभी गांव वाले डर से इधर उधर भागने लगे। अनेकों व्यक्ति घायल भी हो गए। नारायण और हिम मानव बाहर आकर देखते हैं कि लुटेरे ने एक विशालकाय प्राणी, जो बिल्कुल हिम मानव की तरह दिखता था, उसे गोलियों से भुनकर मार दिया है। तुम लोग कौन हो और इसे क्यों मार दिया? और ये बिल्कुल मेरे जैसा क्यों दिखता है? मेरी माँ ने तो मुझे बताया था कि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। हिम मानव को देखते ही लुटेरे बहुत डर जाते हैं और उसके ऊपर भी गोलीबारी करने लगते हैं। लेकिन हिम मानव कुछ देर के भयंकर मारपीट के बाद उन लुटेरों को पकड़ लेता है। जो हिम मानव लोगों के घुटने का इलाज करना जानता है, वो लोगों को अपने घुटने पर लाना भी जानता है। वैसे तुम लोग कौन हो? क्यों मारना चाहते हो मुझे? लुटेरे बताते हैं कि वो एक चोर है जो कीमती धातुओं की चोरी कर उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं। ओह, दूसरों के संपत्ति पर कब्जा करने की इंसानों की पुरानी आदत अभी तक नहीं गई। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। उन्हें एक खुफिया स्पेस एजेंसी से ऑफर मिला था कि अगर वो उस हिम मानव को पकड़ लेंगे तो उन्हें करोड़ों डॉलर मिलेंगे। स्पेस एजेंसी हिम मानव पर शोध कर उनके जैसा और हिम मानव बनाना चाहती थी, जिसकी मदद से वो दूसरे देशों पर कब्जा कर सके। तभी वहाँ पर डरते डरते सारे गांव वाले आ जाते हैं और जब वहाँ पर मरे पड़े नकली हिम मानव के चेहरे से मास्क हटाया जाता है तो लोगों की आश्चर्य की सीमा नहीं रहती, क्योंकि वो बिरजू था जो हिम मानव बनकर लोगों को लूटता था। हाय दैया रे दैया, ये इतने लालची होंगे मैंने अपने सपने में भी ना सोचा था। अब जाकर मुझे इनके राज और रात की जुगलबंदी का अर्थ समझ आया। अपने पिता को मरा हुआ देख नारायण फूट फूट कर रोने लगता है। तभी हिम मानव, जो कि एक वैद्य था, वो एक औषधि से बिरजू को जीवित कर देता है। बिरजू सबसे माफी मांगता है और बताता है कि उसे पहले ही पता था कि हिम मानव भी हमारी ही तरह किसी दूसरे ग्रह का इंसान है, क्योंकि उसके शरीर से भी लाल रंग का खून बहता है, जबकि जो शैतान होते हैं उनके खून का रंग काला होता है। ये मैंने बचपन में कहीं पढ़ा था। गाँव वासी हिम मानव से उसकी कहानी पूछते हैं। वो कहता है कि पृथ्वी से दूर एक नया ग्रह जिसका नाम हिम ग्रह है, मैं वहाँ का एक वैद्य हूँ। मैं एक बार पृथ्वी ग्रह पर दिव्य औषधियों का शोध करने के लिए आया था, लेकिन अचानक से मेरा रॉकेट खराब हो जाने के कारण मैं इस गांव में आ गया। खैर, अब मैं चलता हूँ। हिम ग्रह के सारे रोगी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी हिम मानव अपने हिम ग्रह में अपने सिर पर उगे सींगों के माध्यम से सिग्नल भेजता है, लेकिन उससे पहले ही उसके माता पिता उसे खोजते हुए आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें उसका सिग्नल पहले ही मिल गया होता है।
वो हिम मानव को लेकर वापस अपने हिम ग्रह पर चले जाते हैं। सारे गांव वाले हंसी खुशी हाथ हिलाते हुए उसको विदा करते हैं।